प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्वाण, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम भारत की वर्तमान मौद्रिक एवं करेंसी व्यवस्था, प्रेजेंट मॉनेटरी एंड करेंसी सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में अध्ययन करेंगे। वास्तव में भारतीय मौद्रिक व्यवस्था अनेक प्रकार के परिवर्तनों के दौर से गुजरी है और इन परिवर्तनों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा एवं महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। मौद्रिक व्यवस्था का इतिहास प्राचीन काल से अब तक जानने के लिए हम निम्न अवस्थाओं का अध्ययन कर सकते हैं। प्राचीन काल में भारत में मुद्रा का उपयोग होता है। प्राचीन ग्रंथों यथा वेद, मनुस्मृति तथा बौद्ध साहित्य में अनेक स्थानों पर भारत में मुद्रा तथा उसके चलन का वर्णन तो मिलता ही है, साथ ही साथ खुदाई में पुराने सिक्के मिलना तथा शिलालेख आदि भी इसकी पुष्टि करते हैं। वास्तव में 1801 से 1835 तक मौद्रिक व्यवस्था में द्विधातुमान का प्रचलन था। भारत में मौद्रिक अर्थव्यवस्था में अव्यवस्था के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी आय जमा करने तथा व्यापार के संचालन में बड़ी बाधा पहुंची। अतः इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए कंपनी ने अपनी मोहर के साथ सोने एवं चांदी के सिक्के साथ साथ जारी किए, जिनका वैधानिक अनुपात, वजन एवं शुद्धता आदि निश्चित कर दिए गए थे। इस प्रकार सुव्यवस्थित ढंग का द्विधातुमान लागू किया गया। तत्पश्चात 1835 से 1899 तक मौद्रिक व्यवस्था रजतमान की स्थापना एवं परित्याग के अंतर्गत रही। सन 1835 में भारत के सभी भागों में एक सी मुद्रा व्यवस्था रखने की दृष्टि से करेंसी अधिनियम 1835 पारित कर लागू किया गया, जिससे स्वर्ण सिक्के की वैधानिकता समाप्त कर दी गई और एक धातुमान के रूप में रजतमान सिल्वर स्टैंडर्ड की स्थापना हुई। किंतु सोने के सिक्कों की ढलाई हो सकती थी। जनता की मांग के अनुरूप सोने की मोहरें यथा 5, 10 तथा 30 रुपये मूल्य के सोने के सिक्कों का टंकन एवं प्रचलन था। अतः 1841 में जनता की देनदारी का भुगतान करने के लिए सरकारी खजानों को 15:1 की दर से स्वर्ण मुहरें खाने मिलने से स्वर्ण का बाजार मूल्य बहुत घट गया और मुहरा का अधिकार लेने का अधिकार दिया गया। तत्पश्चात 1892 में समस्याओं के अध्ययन के लिए हार्शेल समिति की नियुक्ति हुई, जिसकी सिफारिशों को लागू करने के लिए 1893 में एक नया करेंसी अधिनियम करेंसी एक्ट 1893 पास किया गया, जिससे दोनों प्रकार के सिक्कों की स्वतंत्र ढलाई या टंकन समाप्त कर दी गई। केवल सरकार ही रजत सिक्कों को ढलवा सकती थी। रुपया सांकेतिक सिक्का बन गया। 1898 में फाउलर समिति की नियुक्ति की गई। 1898 से 1914 तक मौद्रिक व्यवस्था के अंतर्गत स्वर्ण विनिमय मान गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड रजतमान के परित्याग के बाद संक्रमण काल में मौद्रिक व्यवस्था अस्त व्यस्त रही और संक्रमण काल 1893 से 1898 तक का माना गया। 1898 में भारत सरकार के सचिव ने पूर्ण स्वर्णमान स्थापित करने की प्रार्थना की। अतः 1898 में फाउलर समिति की नियुक्ति की गई और उसकी सिफारिशों की आधार पर जो मौद्रिक मान स्थापित हुआ उसे स्वर्ण विनिमय मान कहा जाने लगा। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 का मौद्रिक व्यवस्था पर प्रभाव एवं स्वर्ण विनिमय मान का पतन। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने तक स्वर्ण विनिमय मान चलता रहा, पर युद्ध के साथ साथ मुद्रा में जनता का विश्वास उठने लगा। पत्र मुद्रा को स्वर्ण या रजत के सिक्कों में परिवर्तन करने की प्रवृत्ति बढ़ी। यहाँ तक कि 1 अगस्त से 4 अगस्त 1914 के 4 दिनों में भारत सरकार को 24 लाख पाउंड मूल्य की कागजी मुद्रा को स्वर्ण में बदलना पड़ा। विनिमय दर में स्थायित्व के लिए सरकार ने निजी व्यक्तियों को पत्र मुद्रा के बदले सोना देना बंद कर दिया।
अतः 1917 में निजी व्यक्तियों द्वारा रजत के आयात निर्यात पर रोक लगा दी गई। रजत व स्वर्ण के सिक्कों को पिघलाना अवैध घोषित कर दिया गया। विदेशों से प्राप्त स्वर्ण के आधार पर भारी मात्रा में कागजी मुद्रा जारी की गई और आरक्षित कागजी मुद्रा की मात्रा जो 1911 में 14 करोड़ थी बढ़कर 1919 में 120 करोड़ कर दी गई। प्रथम युद्धोत्तर काल 1919 से 1925 में मौद्रिक व्यवस्था स्वर्ण विनिमयमान के परित्याग के बाद भी, जब युद्ध समाप्ति के बाद युद्धकालीन कठिनाइयां बनी रही, भारत से विदेशों में भारी मात्रा में निर्यात से विनिमय दर में भारी परिवर्तन हुआ। अतः 1919 में बैबिंगटन स्मिथ समिति की नियुक्ति की गई, जिसे भारतीय चलन पद्धति और विनिमय पद्धति, युद्ध प्रभावों की जांच, चलन की मात्रा में हेरफेर तथा स्वर्ण विनिमयमान की स्थिरता के संबंध में सुझाव प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया। 1919 में आनुपातिक कोष प्रणाली अपनाई गई, जो कि बैबिंगटन स्मिथ समिति की सिफारिशों के आधार पर थी, जिसके अनुसार नोटों के पीछे 50% स्वर्ण या रजत कोष तथा 50% सरकारी प्रतिभूतियां, कोषागार विपत्र तथा स्टर्लिंग प्रतिभूतियां रखी जा सकती थी। 1925 से 1931 तक मौद्रिक व्यवस्था, हिल्टन यंग आयोग, स्वर्ण पाठमान की स्थापना एवं परित्याग। सन 1925 में सरकार ने भारतीय मुद्रा व्यवस्था को परिस्थितियों के अनुकूल करने के लिए हिल्टन यंग की अध्यक्षता में एक शाही आयोग स्थापित किया, जिसे स्वर्ण विनिमयमान प्रणाली की जांच करने तथा देश में उचित एवं स्थिर मुद्रा प्रणाली की सिफारिश करने, मुद्रा एवं बैंकिंग पद्धति में समन्वय तथा केंद्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश करने, और भारतीय रुपए की विदेशी विनिमय दर के बारे में सुझाव देना था। हिल्टन यंग आयोग ने भारत की तत्कालीन मुद्रा प्रणाली में जटिलता, लोच का अभाव, स्वचालकता का अभाव, कोषों के दोहरेपन, ब्रिटेन पर निर्भरता और मुद्रा तथा साख नियंत्रण के विभाजित उत्तरदायित्व आदि दोषों की ओर ध्यान आकर्षित कर 1926 में अपनी रिपोर्ट में निम्न प्रमुख सिफारिशें प्रस्तुत की। स्वर्ण पाठमान ग्रहण करना। स्वर्ण पाठमान ग्रहण करना, इसके अंतर्गत हिल्टन यंग आयोग ने भारत में स्वर्ण पाठमान को अपनाने की सिफारिश की। दूसरा, प्रचलन में कागजी नोट तथा चांदी का सिक्का रहेगा। तीसरा, मुद्रा के मूल्य में स्थायित्व के लिए कागजी मुद्रा को स्वर्ण में परिवर्तित रखा जाएगा। चौथा, इसके लिए भारत सरकार निश्चित दर पर किसी भी सीमा तक 400 औंस वाली सोने की छड़ों को खरीदने और बेचने को तत्पर रहेगी। द्वितीय, विनिमय दर 18 पेंस। काफी वाद विवाद के बाद भी कमीशन ने रुपये की विनिमय दर 1 रुपये बराबर 18 पेंस पर स्थिर रखने की सिफारिश की। इस कमीशन के सदस्य श्री पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास विनिमय दर 16 पेंस रखने के पक्ष में थे। थर्ड, केंद्रीय बैंक की स्थापना। भारत में मुद्रा चलन एवं साख पर नियंत्रण रखने के लिए केंद्रीय बैंक की स्थापना का सुझाव दिया गया। अतः 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। नेक्स्ट, आनुपातिक कोष पद्धति। आयोग ने नोट निर्गमन की तात्कालिक निश्चित विश्वासाश्रित निर्गमन प्रणाली के स्थान पर आनुपातिक कोष प्रणाली को अपनाने की सिफारिश की। नेक्स्ट, स्वर्ण तथा पत्र मुद्रा चलन कोषों का संयुक्तीकरण। 1925 से पहले स्वर्ण कोष तथा पत्र मुद्रा कोष अलग अलग रखने की प्रथा थी। इसमें दोहरे कोषों के दोषों को समाप्त करने के लिए दोनों कोषों को मिलाकर एक करने की सिफारिश की और सुझाव दिया कि चलन कोष में स्वर्ण तथा स्वर्ण प्रतिभूतियां प्रचलित मुद्रा की मात्रा का 40% से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट,
₹1 के नोटों को केंद्रीय बैंक द्वारा पुनः निर्गमन। सन 1927 में हिल्टन यंग कमीशन की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर कार्य रूप में परिणत करने के लिए स्वर्ण पाठमान अपना लिया गया। सरकार ने बंबई में कम से कम 40 तोले वाली सोने की छड़ें ₹21 3 आने 10 पाई प्रति तोला के हिसाब से अपरिमित मात्रा में बेचने और लंदन में भी यह 400 अंश की छड़ों में बेचने की व्यवस्था की। लंदन में प्राप्त होने वाली स्टर्लिंग मुद्रा बंबई में 1749/54 पेंस की विनिमय दर पर बेची जानी थी, अर्थात 1749/54 पेंस। 1927 और 1928 के वर्ष आर्थिक स्थिरता और संतुलन के वर्षों के रूप में बीतने से 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ने सब अर्थव्यवस्थाओं को झकझोर दिया। 1930 में मंदी का प्रभाव बढ़ा। 21 सितंबर 1931 में इंग्लैंड द्वारा स्वर्णमान का परित्याग किए जाने से भारत में भी 25 सितंबर 1931 को रुपये की स्वर्ण में परिवर्तनशीलता समाप्त कर दी गई। 1931 में स्वर्ण पाठमान का पतन हो गया। भारत का मौद्रिक मान स्वर्ण पाठमान तो क्या विनिमय मान भी न रह सका। 1931 से 1947 तक मौद्रिक व्यवस्था। भारत में स्टर्लिंग विनिमय मान की व्यवस्था व क्रियान्वयन। स्वर्ण पाठमान के त्याग से भारत का मौद्रिक मान 1931 में केवल स्टर्लिंग विनिमय मान रह गया। स्वर्ण मान के परित्याग करने का तत्काल परिणाम यह हुआ कि स्वर्ण में स्टर्लिंग और रुपयों की कीमत गिरी, अतः विनिमय नियंत्रण अपनाया गया। 1931 व 1938 के बीच रुपया व स्टर्लिंग विनिमय दर में काफ़ी अस्थिरता रही। 1939 से कड़ा विनिमय नियंत्रण लागू किया गया। विनिमय दर में अस्थिरता देश में बड़ी मात्रा में स्वर्ण निर्यात करने के कारण भी रही। 1938 के मध्य तक लगभग 350 करोड़ रुपए मूल्य का सोना निर्यात हुआ। रिजर्व बैंक की स्थापना। 6 अगस्त 1934 को भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पारित कर 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इससे मुद्रा चलन पद्धति में निम्न महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ए, नोटों के निर्गमन का एकमात्र अधिकार रिजर्व बैंक को सौंप दिया गया। बी, मौद्रिक व्यवस्था में पहली बार साख नियंत्रण एवं मुद्रा संचालन दोनों कार्य एक संस्था के हाथ में आ गए। सी, पत्र मुद्रा चलन कोष, स्वर्ण कोष तथा अधिकोषण कोष तीनों का केंद्रीकरण हो गया। नेक्स्ट, रुपये की विनिमय दर का प्रबंध इस संस्था के अंतर्गत हो गया और आनुपातिक नोट निर्गमन प्रणाली में 40 करोड़ रुपए न्यूनतम स्वर्ण कोष की व्यवस्था की गई। द्वितीय महायुद्ध में मौद्रिक प्रणाली। द्वितीय महायुद्ध के आरंभ होते ही जनता का पत्र मुद्रा में विश्वास पुनः घटने से कागजी नोटों को चांदी के सिक्कों में बदलने की प्रवृत्ति बढ़ी। 1940 के 3 माह में रिजर्व बैंक ने 22 करोड़ रुपए की रजत मुद्रा जनता को दे दी और 25 जून 1940 को एक अध्यादेश जारी कर आवश्यकता से अधिक रजत मुद्रा के संग्रह को कानूनी अपराध घोषित कर दिया गया। विनिमय नियंत्रण। विनिमय दर को स्थिर रखने के लिए अनेक प्रकार के विनिमय नियंत्रण लगाए गए, जिसमें आयात नियंत्रण के अंतर्गत ऐसे आयातों को प्राथमिकता देना जिनका युद्ध तथा आवश्यक कार्यों के लिए महत्व था, दुर्लभ मुद्रा क्षेत्रों के से माल मंगाने पर नियंत्रण था और बिना अनुज्ञा पत्र के आयात नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार निर्यात नियंत्रणों के अंतर्गत निर्यात का भुगतान एक निश्चित नीति से तथा अमेरिका को किए जाने वाले निर्यात के भुगतान को डॉलर पूल में रखकर युद्ध के सामान खरीदने में उपयोग करना था।
नेक्स्ट, द्वितीय युद्धोत्तर काल में मौद्रिक व्यवस्था 1947 से 1956 स्टर्लिंग विनिमयमान तथा त्याग और स्वर्ण समता मान की व्यवस्था। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद भारतीय मौद्रिक व्यवस्था में निम्न बातें दृष्टिगोचर हुई। ए, बड़े नोटों का विमुद्रीकरण, अर्थात देश में चोर बाजारी और सट्टे पर रोक लगाने के लिए 1 जनवरी 1947 को एक आदेश द्वारा 500, 1000, 5000 और 10,000 के नोटों का विमुद्रीकरण कर दिया गया। यद्यपि बाद में देश में व्यापार उद्योगों की आवश्यकताओं को देखते हुए 1,000 रुपये के नोट का पुनः प्रचलित कर दिया गया। नेक्स्ट, स्वर्ण समता मान की स्थापना। 1 मार्च 1947 को भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बन गया, अर्थात IMF का, और उसकी सदस्यता से भारत में स्टर्लिंग विनिमय का अंत हुआ और उसके स्थान पर स्वर्ण समता मान की स्थापना हुई। इस तरह भारत में एक नए स्वतंत्र मुद्रामान का आरंभ हुआ। भारतीय रुपये का स्वर्ण में मूल्य ग्रेन सोना तथा डॉलर के रुपये के मूल्य 30.225 सेंट रखा गया। 1949 में भारतीय रुपये का अवमूल्यन होने से स्वर्ण तथा डॉलर में उनका मूल्य घट गया। और नेक्स्ट, भारत पाक विभाजन। 15 अगस्त 1947 को देश के विभाजन से भारतीय मुद्रा का भी भारत एवं पाकिस्तान के बीच क्रमशः 13:3 के अनुपात में बंटवारा हुआ। भारतीय नोट पाकिस्तान में 30 सितंबर 1947 तक वैधानिक रूप से प्रचलित रहे और 1 अक्टूबर तक पाकिस्तान ने रिजर्व बैंक के नोटों को स्वीकार किया। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण। 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया तथा अंशधारियों को 100 रुपये के शेयर के बदले 118 रुपये 10 आने नकद चुकाने की व्यवस्था की गई, जिसमें 100 रुपये के लिए 3% ब्याज दर के सरकारी बॉन्ड तथा 18 रुपये 10 आने नकद चुकाने थे। राष्ट्रीयकरण के साथ ही बैंक संबंधी नियमों में परिवर्तन किया गया। नेक्स्ट, पौंड पावना ऋणों का भुगतान। विभिन्न समझौतों के द्वारा पौंड पावना ऋणों के भुगतान की व्यवस्था की गई तथा 18 सितंबर 1949 को भारतीय रुपये का 30.5% अवमूल्यन कर दिया गया। इससे भारतीय रुपये का स्वर्ण में मूल्य घटकर 0.186621 ग्रेन सोना तथा डॉलर के रूप में केवल 21 सेंट रह गया है। आगामी व्याख्यान में हम भारत की वर्तमान मौद्रिक एवं करेंसी व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे।